विजय शुक्ला जी हमारे साथ आए थे। आज कामाख्या इंटर कॉलेज के अवधेश सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे मुलाकात हुआ, कुछ व्यस्त थे तो वो भी आपके यहाँ आते आपसे मिलने के लिए। माध्यमिक के विद्यालयों में जो परिस्थितियां हैं, अनुदानित विद्यालय और वित्तविहीन विद्यालय। अनुदानित विद्यालय में सरकार के द्वारा वेतन देने की वजह से वह विद्यालय प्रभावित नहीं हुए। वहाँ का शिक्षक कर्मचारी जिस मुद्रा में काम करता था वो काम कर रहा है। बोल दीजिए। लेकिन वित्तविहीन का विद्यालय, क्योंकि वह उसका संबंध छात्र से है और छात्र जब विद्यालय में आएंगे तो जो भी व्यवस्था उसकी चलती है वो छात्रों पर ही आधारित है। छात्रों का प्रभावित होना और ख़ास करके लॉकडाउन में माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालय का प्रभावित होना। और आपके यहाँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ सारे शिक्षक कर्मचारी और साहब दिख गए, नहीं तो बहुतेरे विद्यालय माध्यमिक के वित्तविहीन विद्यालय वहाँ का केंद्रीय एडमिशन हो रहा है। वहाँ सिर्फ साहब हैं और उनका एक बाबू है, और शिक्षकों को लोग कह रखे हैं कि जब स्कूल खुलेगा तो आप आइएगा। इसका एक मतलब ये भी होता है कि जो भी उनसे संभव होता है आर्थिक सहायता करना, यानी वह भी नहीं करना चाहते। इसी अवस्था में शिक्षकों को रोका जाता है। जब हमारे शिक्षक आएंगे तो शायद जो भी संभव होगा देना पड़ेगा। तो इन संकट काल में हम लोगों को लगा कि दशकों के प्रयास के बावजूद भी सरकार वित्तविहीन शिक्षकों के सामाजिक सुरक्षा के विषय को टाली जा रही है, जबकि सामाजिक सुरक्षा किसी भी जमात और समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। वित्तविहीन शिक्षक दशकों से सरकार से कह रहा है कि हमारी एक सामाजिक सुरक्षा बनाइए, एक न्यूनतम वेतन तय करिए, जिससे कि हम भी अपनी 62 साल की यात्रा पूरा कर सकें। जबकि हक है यूपी बोर्ड में पढ़ाने के नाते कहीं भी समान कार्य समान वेतन की ही बात होती है, लेकिन वित्तविहीन शिक्षक इन परिस्थितियों को देखते हुए मानदेय के लिए भी तैयार हुए। और पूर्ववर्ती सरकार ने 900 रुपये ही शुरुआत की थी, उसे भी उन्होंने बंद कर दिया। रह गई बात कि इनका कठोर रवैया उपेक्षा करने का, अभी आज तक ये रुक नहीं रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों को उपेक्षा करने का हक, लोगों को अनसुना करने का हक जैसे उनको मिलता है, उसी प्रकार से भारत के किसी भी प्रदेश के नागरिक को संवैधानिक हक है कि वह इकट्ठा होकर अपने पक्ष में आवाज़ लगा सकता है। आवाज़ दो हम एक हैं वो कह सकता है। हम लोग आज तक बधु मैं कह सकता हूँ बड़े दावे से कि 3.5 लाख होने के बाद भी, भारी संख्या में 87% होने के बावजूद भी वित्तविहीन शिक्षक संगठित होने का प्रमाण नहीं दे पाया। अगर हम लोग संगठित होते तो अपने सवालों के नज़दीक होते। हमारी बात भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा कही गई, लेकिन शिक्षक जो इसमें पीड़ित था, जो इसमें काम करता था, उसके द्वारा नहीं कहा गया। शिक्षक को ही, वित्तविहीन शिक्षक और कर्मचारी को ही सेवानिवृत्ति वेतन चाहिए। जो संस्था चला रहा है वो तो सोचता है कि भाई सरकार दे देती तो हमारा भार घट जाता। मालिक भी चाहता है कि इनको अगर रास्ता मिल जाता तो हमारी जिम्मेदारी घट जाती है और स्कूल हमारा ठीक चलता। ऐसा नहीं कि प्रबंधक लोग नहीं चाहते कि सरकार न दे, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं खुल पाया। तो मैं साहब बताऊं, सरकार के सामने मैं 2 विकल्प रखा हूं। हम लोग तो पहले शिक्षक कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के विषय पर ही लड़ते थे। अब हमारे सामने 2 समस्या आ गई है। अपने माध्यमिक के वित्तविहीन विद्यालयों को बचाने के लिए भी अब संघर्ष करना है, और शिक्षक के सामाजिक सुरक्षा के लिए तो संघर्ष हो ही रहा था। अब क्यों बचाने की चर्चा मैं कर रहा हूं? अगर भिन्न भिन्न विद्यालय और भिन्न भिन्न शुल्क और अनुदानित विद्यालय में फीस का ना होना, और हमारी बाध्यता है कि शुल्क का लेना, हम सरकार से पिछले वर्ष ही प्रधानाचार्य जी एक अनुरोध किया था मैंने कि आप चाहें तो पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा शुल्क लगा सकते हैं। आप अनुदानित विद्यालयों का शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से आप लौटा सकते हैं। अब हमारे भी विद्यालय के बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा देते हैं, छात्रवृत्ति जिसे आप कहते हैं, उसका नाम हो गया है शुल्क प्रतिपूर्ति। अगर एक समान शिक्षा शुल्क होता तो हमारा वित्तविहीन विद्यालय प्रभावित नहीं होता। एडमिशन के समय अगर हर जगह एक समान शिक्षा शुल्क हो तो हमारा विद्यालय प्रभावित नहीं होता। और आप यह भी बता दें कि अगर आप कहते हैं कि वित्तविहीन शिक्षकों को कुशल श्रमिक के बराबर वेतन दिया जाएगा, तो अगर वह हाई स्कूल का वेतन 15,000 होता है, इंटर के अध्यापकों का 20,000 होता है, प्रिंसिपल का 20,000 से ज़्यादा होता है, तो आखिर वह छात्र अनुपात भी बता दें और वह शुल्क भी बता दें। आप यह कह दें कि फलाने को देना है, कहाँ से देना है? कोई स्कूल खोल के कोई गलती नहीं किया है बंधु। कोई भी विद्यालय अगर खोला है तो समाज में इतने साथियों को जोड़ना और बच्चों को पढ़ाना ये कोई पुनीत कार्य है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई समाज में कोई अपराध कर दिया। तो इनको एक रास्ता देना चाहिए। तो मैंने दोनों विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। अगर आप दे देते तो कोई संकट नहीं था।
सरकार अगर मानदेय और सेवा नियमावली दे देती तो कोई बात नहीं थी। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों विद्यालयों में बोल रहा हूँ, चाहे अनुदानित हो चाहे गैर अनुदानित हो, समान शिक्षा शुल्क लगे कि जिससे हमारा वित्तविहीन विद्यालय भी प्रभावित ना हो। और शुल्क इतना लगे जिससे कि आप कुशल श्रमिक के बराबर जो वेतन की बात करते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात भी तय कर लीजिए और एक प्रमाणिक शुल्क भी तय कर लीजिए। आप एक तरफ कहते हैं कि वित्तविहीन विद्यालय 20,000 रुपया ले सकता है और न्यूनतम पर कोई बात नहीं होती। क्या ग्रामीण विद्यालय 20,000 का वार्षिक ले सकता है सर? कदापि नहीं ले सकता। तो न्यूनतम पर बात कर लें, जैसे 3200 रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं, हाई स्कूल को 2200 रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं। अगर यह 300 रुपया भी निर्धारित कर देते, 400 रुपया भी निर्धारित कर देते, तो 40 छात्र पर अगर एक शिक्षक होता तो भी 10,000 के ऊपर मामला बैठता और इतना उहापोह की स्थिति नहीं होती। समान शुल्क आज माध्यमिक के वित्तविहीन विद्यालयों के लिए आवश्यकता है। अगर समान शुल्क तय नहीं हुआ तो हम कितना देर इनसे हम संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि हम आर्थिक कारणों से भी जूझ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जहाँ आर्थिक कारण होता है वो कोई भी व्यवस्था लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि सबके अपने अपने कारण हैं। जहाँ भरण पोषण की गारंटी नहीं होगी, कितना लंबा आप चल पाएंगे। इसलिए आज हम लोग संस्था के संरक्षण के लिए भी सामाजिक सुरक्षा संस्था को भी चाहिए। संस्था का सामाजिक सुरक्षा यही है कि दोनों विद्यालयों का शिक्षा शुल्क समान हो और वह शुल्क आप इस आधार पर तय करेंगे कि आप अध्यापक को कितना कुशल श्रमिक का वेतन बताते हैं, उस आधार पर आप तय करेंगे। जब समानता होगी तो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का ही प्रतियोगिता होगा। जब वहाँ एक जगह आपकी गाइडलाइंस तय हो जाएगी तो पढ़ने पढ़ाने का ही होड़ होगा। वहाँ एक न्यूनतम क्राइटेरिया बन जाएगी। अगर कोई पूरा ले सकता है तो बेशक ले ले 20,000, लेकिन एक शिक्षक का 10,000 या 15,000 20,000 जो भी तय करते हैं तो उसको यह भी रास्ता खोल दें। इन्हीं चंद विषयों को लेकर सर मैं प्रामाणिक तरीके से लड़ना शुरू कर दिया हूँ। मैं सरकार दे दिला दे, क्योंकि सरकार 35 साल तक मैक्सिमम विद्यालयों में लोग कहते हैं कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमने कहा कि माना जो आप कहते हैं वो सही है, तो क्या हम अपना संवैधानिक हक खो देंगे? क्या हम अपने पक्ष में आवाज़ लगाना हम छोड़ दें? क्या हम स्वतंत्र देश में कोई अपनी सेवा सुरक्षा और कोई नियमावली नहीं बनवा सकते? यह हमारी कमजोरी ही है बंधु कि हम कोई सुरक्षा चक्र अपने लिए नहीं आच्छादित कर सके। वह कमजोरी कहाँ से आई? हम इकट्ठा नहीं हो पाए, हम संगठित नहीं हो पाए। हम आवाज़ दो हम एक हैं यह नहीं कह सके। आज तक आवाज़ दो हम एक हैं चरितार्थ सर नहीं हो पाया है। इसी को चरितार्थ करना है। जिस दिन हम लोग आवाज़ दो हम एक हैं कहने में अगर सफल हो गए और हम लोग एकजुट हो गए तो कोई भी जमात लोकतंत्र में जब संगठित होती है तो अपने सवाल के बेहद नज़दीक होती है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि संगठित होने की आवश्यकता है। और विक्टिम बंधु लड़ता है, सारे लोग नहीं लड़ते। मैं आपसे बता दूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति इस लड़ाई को पूरा कर सकता है जो 1500 से 2000 की नौकरी 90-97 से करना शुरू किया हो, उस सारे मर्म से परिचित हो। जो शिक्षक के तौर पर अगर सेवा नहीं दिया होगा तो लड़ते लड़ते बीच में भाग भी सकता है, लेकिन जो 1500 से 2000 से चलते चलते 5-7 हज़ार 8 हज़ार पहुँचा है, वह शिक्षक सारे परिस्थितियों से परिचित है। हमको संस्था की भी चिंता है और शिक्षक की भी चिंता है। इन्हीं दो चिंताओं के साथ हम आपके बीच में आए थे। आपसे मैं एक छोटा सा स्नेह चाहूँगा बंधु, कोई भी संगठन बिना सहयोग के नहीं आगे बढ़ सकता। हम लोगों ने वित्तविहीन विद्यालयों में न्यूनतम 20 रुपये का शिक्षा शुल्क मतलब संघर्ष सहयोग राशि रखा गया है। अगर साहब रहते हैं तो हमें कम असुविधा होती है, हम लोग साहब से ही आंशिक सहयोग लेकर चले जाते हैं। तो मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज साहब का दर्शन आमने सामने हो रहा है। तो शिक्षकों पर कोई भार नहीं जाएगा, यह मैं आपके ही सर माथे बढ़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और एकजुट होने का आह्वान करता हूँ। बंधु अब देर मत करिएगा, अनुदानित शिक्षक भी आपके साथ हैं। मैं मतलब आपके पड़ोस के ही विद्यालय हैं, आपसे मुलाकात होगी तो पूछ लीजिएगा कि नवली इंटर कॉलेज के शिक्षक हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। आप चर्चा कर सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं। इन्हीं चंद विषयों के साथ हम आपके बीच में आए थे। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। आप एकजुट हों और हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी समस्या को हल कराएं। इन्हीं से शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय शिक्षक।